शंकर जैन जी, कोर्ट के इस आदेश को कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आप? देखिए, मैं कभी किसी चीज को जीत या हार के रूप में नहीं लेता हूं, टू बी हम्म। वेरी फ्रैंक। हम्म। ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, लीगल प्रक्रिया है कि जब आप सिविल सूट फाइल करेंगे, अगर कोई भी आदमी जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता होगा, आप उससे पूछेंगे किसी भी वकील से, तो ये रेगुलर प्रक्रिया है कि सिविल सूट में एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट होते हैं वस्तु स्थिति जानने के लिए। हम्म। ये वैसे ही ये वस्तु स्थिति जानने के लिए एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। हम्म। और इसको मैं किसी भी जीत या हार से नहीं लेता हूँ। एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट होंगे, जब स्पॉट पे जाएंगे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करेंगे, कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। ये एक लीगल प्रक्रिया है, कोर्ट आगे अपना काम करेगी। तो इसमें जीत या हार की कोई बात नहीं, अभी तो तो क्या पूरा सूट। ये बिल्कुल ज्ञानवापी की तर्ज पर ही होगा? जी बिल्कुल, ज्ञानव्यापी की मैं ये नहीं कह सकता हूँ, हर एक केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। ज्ञानव्यापी के केस में पहले एक मेंबर एडवोकेट कमिश्नर बना था, सिंगल एडवोकेट कमिश्नर बना था। अंजुमन इंतजामिया ने उस समय ऑब्जेक्शन किया कि वो एडवोकेट कमिश्नर बायस्ड है, इसलिए आज हमने उससे सीख लेके 3 मेंबर एडवोकेट कमिश्नर पैनल की मांग की है कि 3 मेंबर पैनल बनाया जाए, फोटोग्राफी की जाए, वीडियोग्राफी की जाए। तो सारे प्रिकॉशंस लिए गए कि कोई पार्टी ये ना कह सके कि उनको प्रेजुडिस हुआ है। यहाँ कोई खुदाई का आदेश हुआ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर को डैमेज होने वाला नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर में जाके वहां की वस्तु स्थिति क्या है, उतनी सी बात है, उसको कोर्ट को अप्राइज करना है, जिसमें इनको कोई प्रेजुडिस नहीं हो रहा है। जी, आप लोगों तो का दावा है कि अंदर ऐसे कई हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं। आपने कहा कि शेषनाग की भी छवि है वहां पर नीचे। यस, यस, हमने कहा है अपनी एप्लीकेशन में, कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है। कोर्ट का 30 पेज का ऑर्डर आ चुका है। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सुनने के बाद, उनकी दलीलों को सुनने के बाद, उनके सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। और कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर सर्वे वहां पे जारी होगा और उसकी क्या मॉडलिटीज होंगी 18 दिसंबर को तय होगा। हमने कहा है कि उस तथाकथित स्ट्रक्चर में हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं, और वो तभी पता चलेगा जब वहां पे एडवोकेट कमिश्नर जाके उसकी फोटोग्राफी वीडियो क्या करेगा। क्या इसकी कभी कोई इमेज अदालत के सामने रखी गई कि ये पहले ये छवि हमने वहां पर हुआ करती थी और आज भी हमने वो होनी चाहिए? हमने फोटोग्राफ्स कोर्ट के पटल पे दाखिल किए, ऑन रिकॉर्ड, ऑन एफिडेविट, और उन सारी चीजों को देखने के बाद ही कोर्ट ने आदेश पारित किया। क्या यह मसला सिर्फ एक जमीन को लेकर है या बिल्कुल उसी तर्ज पर है जैसे अयोध्या में था, जन्म स्थान को लेकर कि रामलला नहीं, यहीं यहीं पैदा हुए थे इसलिए वो जगह हमारी है? ये बिल्कुल जन्म स्थान को लेके, और बड़ी मार्वलस बात बताना चाहता हूं कि लीगली दिस इज अ बेटर केस देन अयोध्या। क्योंकि आपने कहीं ऐसा केस नहीं देखा होगा कि एक पक्ष के पास उसका टाइटल है और दूसरे पक्ष के पास उसका कब्जा है। हम्म। राजा पट्नीमल ने 1815 में इस पूरी 13.37 एकड़ जमीन को ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन परचेज में खरीदा था। हम्म। और उसके बाद राजा पट्नीमल के जो वारिस हैं, उन्होंने सारी संपत्ति ट्रांसफर की थी पंडित मदन मोहन मालवीय को। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने वहां पे कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया था कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। 1950 की ट्रस्ट डीड में भी कोई मस्जिद का मेंशन नहीं है। लेकिन ये डील हो जाती है, समझौता हो जाता है 68 में, 1968 में, और कहा जाता है कि आप छोटी सी जमीन का टुकड़ा, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 2.37 एकड़ आप ले लो और वहां पर आप मस्जिद बना दो। तो मामला तो वहीं पर सुलझ गया था कि इतनी सी जमीन पर आप मस्जिद रहेगी और बाकी जो इतनी जमीन है यहां पर जन्मस्थान रहेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में 2020 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 106 ऑनवर्ड से आप पढ़ लीजिए, उसमें देवता के अधिकार लिखे हैं। जब ओवैसी भाई और बड़े बड़े बैरिस्टर ये कहते हैं वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है, अरे भैया सनातन हिंदू लॉ भी है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर आप मेरी देवता की जमीन पे आके कब्जा कर लो तो उससे देवता का हक खत्म नहीं हो जाता है। अगर आज देवता की संपत्ति पे कोई समझौता कर ले तो उससे देवता पे वो समझौता बाइंडिंग नहीं होता है। हिंदू डेटी इज अ परपिचुअल माइनर, और देवता के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी आदमी समझौता नहीं कर सकता है। अगर आज उदाहरण के तौर पे अपनी बात समझाना चाहूं, आज राम मंदिर के ट्रस्टीज या राम मंदिर का जो ट्रस्ट गठन हुआ है, वो राम मंदिर की जमीन उठा के 1 एकड़ 2 एकड़ किसी को दे दे, तो क्या वो समझौता लीगल होगा? आज कोई भी भक्त आके सामने आके कह सकता है कि ट्रस्ट ने गलत किया, देवता की संपत्ति के साथ गलत आपने इंटरेस्ट, देवता के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया। सेम केस यहां पे हुआ है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा, और यहां पे तो बड़ी मजेदार बात है, जो ओरिजिनल ट्रस्ट है उसने समझौता किया भी नहीं है। समझौता किया है श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने, जिसके पास मालिकाना हक भी नहीं था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका क्या होगा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में अप्लाई नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कट ऑफ डेट क्या है? 15 अगस्त 1947, और ये जो तथाकथित मस्जिद बनी है 12 अक्टूबर 1968 के बाद बनी है, समझौते के बाद।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 का वायलेशन हमारे लिए हुआ है, पहली बात। दूसरा लिंब ऑफ आर्गुमेंट ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। आप लोग सब लोग हम लोग ये मानते हैं कि जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है वो एक धर्म के लिए बना है, नहीं सर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो लिखा हुआ है वो लिखा है धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता है। यू हैव टू डिटरमाइन द रिलीजियस कैरेक्टर। अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई आदमी किसी मंदिर में जाके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा क्या? अगर कोई आदमी मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा क्या? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। इसीलिए कौन प्रायर इन टाइम है, ये इमारत कितनी पुरानी है, इसके नीचे क्या है, ये सारी बातें कोर्ट में जांच के दौरान, अलग अलग सर्वे के दौरान स्टैब्लिश होगी और उसके बाद इसका टाइटल दिया जाए। अच्छा, एक बात का और जवाब दे दीजिए, सवाल लोगों के मन में है, क्योंकि इतिहास में कई सारे ऐसे विवरण हैं जो सामने आ रहे हैं। मासिर आलमगीरी का भी मैं जिक्र कर रहा था। अब इसमें एक जगह यह भी है कि यहां से जो विग्रह निकाली गई थी वो आगरा के लाल किला में बेगम मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे है। वो मामला भी कोर्ट में गया था। अब ये बताइए कि इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सर्वे के बाद आगे क्या होगा उस मामले में? विग्रह, वो मूर्तियां कहां होंगी? वो बिल्कुल आज भी उस सीढ़ियों के नीचे दबी हुई हैं। उन सीढ़ियों को हटवाने के लिए, खुदवाने के लिए देवकी नंदन जी ने पिटीशन कोर्ट में दायर की है। वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है और ये जो हिस्टोरिकल कोरोलरी है ये इसको एस्टैब्लिश करेगा कि एक तरफ मस्जिद से आलमगीरी कह रही है कि यहाँ पे बड़ी और छोटी मूर्तियां बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उस पर कुचलते हुए जाएं, तो वो फैक्ट भी जब वहां पे मूर्तियां मिलेंगी तो दोनों कोरिलेट करेंगे। पर सवाल ये है कि जैसे ही वहां पे खुदाई का ऑर्डर होगा, एडवोकेट कमिश्नर का ऑर्डर होगा, हो हल्ला शुरू हो जाएगा, सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या आप हमारी मूर्तियों पे कुचलते हुए नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आएगा? जहां पे मेरे आराध्य, मेरे भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण ने जन्म लिया था, वहीं पे अगर मस्जिद बनाई जाए तो सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आएगा। पर अगर लीगल प्रोसीडिंग के माध्यम से सवाल उठाने का काम किया जाए तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तो इस सोच से मुझे दिक्कत है और इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 25 सितंबर 2020 को हमने मुकदमा फाइल किया था। 3 साल लीगल लड़ाई दिन रात लड़ने के बाद आज ये क्षण मिला है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन के सर्वे का ऑर्डर हुआ है। अभी आप आगे देखिए, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट में बोला जाएगा कि वहां पे सर्वे ना किया जाए। ठीक है हाजिक भाई। हाँ हाँ